गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो का लेसन नंबर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग की कहानी बताएंगे। इसमें दो कहानी है। एक कहानी है कूड़ा बीनने वाले बच्चे साहेब की, और दूसरी कहानी है एक फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम करने वाले घर में पैदा हुए एक बच्चे की। तो फिलहाल पहले हम साहेब की कहानी जानते हैं। लेसन का पूरा नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज मतलब कहानियां, स्टोलन मतलब चुराए हुए, चाइल्डहुड मतलब बचपन। ठीक है, ऐसी कहानियां जिसने बचपन चुरा लिया, मतलब बचपने में बच्चों को जो करना चाहिए इन कहानियों में पता चलेगा कि बच्चों का बचपना खत्म हो गया है और वो गरीबी और भुखमरी के नीचे ऐसे दब गए हैं कि उनका बचपना खत्म हो गया, बचपना कहीं गुम गया है और वो कोई और काम कर रहा है। राइटर कौन है? अनीस जंग, जो अपने राउरकेला में पैदा हुए, हैदराबाद और अमेरिका में पढ़ी और बड़ी हुई, बड़ी फेमस राइटर हैं। और ये जो है भारत भ्रमण पर निकली थी, तो लगभग हर जगह जहां जाती थी उनको गरीब बच्चे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए बच्चे मिल ही जाते थे। तो जो है उन्हीं बच्चों पर ये कहानी लिखी है। यहाँ दो पढ़नी है, पूरी बुक है, इस बुक में बहुत सारे बच्चों की कहानियां हैं, तो आपको केवल दो पढ़नी है। चलो हम स्टोरी शुरू करते हैं। उन्हीं भूखे नंगे बच्चों में से दो कहानियां आपको यहाँ पढ़नी है। पहली कहानी है साहिब की। राइटर जहां रहती है वहां उसके बगल वाले जहां कचरा डालते हैं, उन्हीं कूड़ों के ढेर के पास एक लड़का था जो पैसा मांगते हुए या कूड़ा बीनते हुए मिल जाता है। और राइटर उससे जाके पूछती है, सॉरी, वो साहब खुद ही कहता है कि कभी कभी, राइटर उसके पास खड़ी होती है, साहब कहता है कि कभी कभी मुझे इन कूड़ों में 1 रुपया मिल जाता है। तो जो राइटर थी हनीस जंग उनसे पूछती हैं, उस बच्चे से पूछती है, तुम ये क्यों करते हो? फिर राइटर आगे बताती है कि ये बच्चा अपने ढाका में स्थित हरे भरे खेतों के बीच जो घर था उसको पूरी तरह से भूल चुका है। समझ गए आप? ये लड़का कहाँ से है? शरणार्थी है, रिफ्यूजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ढाका से ये लोग चल के आए थे। तो उसकी माँ ने बताया था कि इसका घर हरे भरे खेतों के बीच में था, लेकिन नदी में बाढ़ आती थी और हर बार खेत और घर को बहुत नुकसान होता था, इसलिए वो लोग वहां ढाका छोड़कर यहाँ पैसे की तलाश में चले आए और यहीं रहने लगे। फिर वो लड़का उस बात का जवाब देता है। किस बात का? जो राइटर ने पूछा था कि तुम ये क्यों करते हो, लड़का धीरे से बोलता है, क्योंकि मेरे पास करने को कुछ और नहीं है। तो राइटर फिर तुरंत कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? फिर राइटर तुरंत कहती, मैंने ये बात तो बोल दी मजाक करते समय, सॉरी, मैंने ये बात तो बोल दी, लेकिन मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरी ये बात कितनी खोखली है। मतलब इस गरीब बच्चे के लिए मेरी इस बात का कोई असर नहीं होगा कि स्कूल जाना या ना जाना। लेकिन वो साहब तुरंत जवाब देता है, क्योंकि मेरे बगल कोई स्कूल नहीं है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अगर कोई स्कूल बनेगा तो मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। तो राइटर ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या मैं स्कूल शुरू करूंगी, तुम आओगे? तो हंसता है, कहता है जरूर मैं आऊंगा। फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो राइटर को देखता है, दौड़ कर आता है और कहता है कि आपका स्कूल शुरू हुआ? तो राइटर ने जवाब दिया कि नहीं, स्कूल शुरू करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन राइटर अपने मन में सोचती है कि मैंने जो वादा किया उसको मैं पूरा करना भी नहीं चाहती और कर भी नहीं पाऊंगी। फिर कहती है कि चलो मैंने जो वादा किया, ऐसे खोखले वादे बहुत सारे इसकी जिंदगी में है, इन खोखले वादों से जीवन इसका भरा पड़ा है। फिर राइटर आगे कहती है कि महीनों जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछा, तो वो बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। तो राइटर कहती है कि अगर मैं इसके नाम का अर्थ बताऊं कि इसके नाम का अर्थ क्या है, दुनिया का मालिक, तो शायद इसको अपने नाम पर विश्वास नहीं होगा। और फिर राइटर कहती है कि अपने नाम के अर्थ से बेफिक्र वह अपने बच्चों की फौज के साथ नंगे पैर गलियों में घूमता रहता था। और वो ऐसे बच्चों की फौज थी जो सुबह पक्षियों की तरह दिखाई पड़ते थे और दोपहर में गायब हो जाते थे।
और राइटर कहती है कि बहुत दिनों से उनसे मिलते रहने के कारण मैं उन ग्रुप के हर बच्चों को अच्छी तरह से जानने लगी थी। एक दिन राइटर आगे कहती है कि एक दिन जब वो लोग नंगे पैर घूम रहे थे तो मैं उनमें से एक बच्चे से पूछती हूँ कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। तो एक दूसरा बच्चा जो बेमेल जूता पहना था, हो सकता है कलर अलग अलग रहा होगा या लंबा साइज छोटी बड़ी रही होगी, वो लड़का सॉरी उस लड़के से पूछती तुमने जूता क्यों नहीं सॉरी चप्पल क्यों नहीं पहन रखा है। तो वही लड़का जिससे ये पूछते वो लड़का जवाब देता है क्योंकि मेरी माँ ने चप्पल को टांड पर से उतारा ही नहीं इसलिए मैंने पहना नहीं। तो एक दूसरा लड़का जो बेमेल जूता पहना होता है वो कहता है अगर माँ इसको उतार के दे देगी ना तब भी ये उसको फेंक देगा। ठीक, तो राइटर देखती है उसके बेमेल जूतों को, तो पूछती है कि ये जूता तुमने कैसे पहना है। तो लड़का कोई जवाब नहीं देता, बस अपने पैरों को छुपाने की कोशिश करता है। फिर उन्हीं ग्रुप में से एक बच्चा था जिसने कभी जूता नहीं पहना था, वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए। फिर राइटर आगे कहती है कि मैंने भारत की गलियों में बहुत जगह घूमते हुए गांवों में कस्बों में देखा है कि बहुत सारे लोग नंगे पैर चलते हैं और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है गरीबी नहीं है बल्कि नंगे पैर चलने की परंपरा है। लेकिन राइटर कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये कभी ना खत्म होने वाली गरीबी को ढकने का एक बहाना है। मतलब लोग बहाना मारते हैं कि जूता नंगे पैर चलने की परंपरा है, ऐसी बात नहीं कि हमारे पास जूती या चप्पल नहीं है, ये बहाना है। सच्चाई यही है कि लोग गरीब हैं इसलिए जूता नहीं पहनते। फिर राइटर कहती है कि मुझे एक कहानी याद आती है उडुपी के गांव से। एक आदमी ने मुझे बताया कि उडुपी गांव के एक आदमी ने राइटर को बताया था कि जब वो छोटा था तो स्कूल जाते समय वो एक मंदिर पर रुकता था। मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे, मतलब वो लड़का किसका था, पुजारी का बेटा था। तो वो मंदिर पर स्कूल जाते समय रुकता था और भगवान से अपने लिए एक जोड़ी जूते मांगने की प्रार्थना करता था। राइटर कहती है कि मैं 30 साल बाद जब मैं उसके गांव में गई तो कस्बा पूरी तरह से उजड़ चुका था, मंदिर भी जीर्ण शीर्ण था। उस मंदिर के पीछे एक घर था जिसमें सफेद और लाल रंग की कुर्सियां थी। राइटर कही जब मैं राइटर बोली कि जब मैं वहां बैठी थी तभी एक लड़का स्लेटी रंग का कपड़ा पहन के आया, उसके पैर में जूते थे, उसने अपना बैग जो है खाट पर रख दिया। तब राइटर को याद आता है उस छोटे बच्चे की बात, राइटर को याद आती है उस छोटे बच्चे की बात। अब देखो ये जो मंदिर के पीछे जिस घर में ये गई थी ना वो भी आदमी क्या था, पुजारी, और उसके उसके बच्चे के पैर में क्या थे, जूते। तभी पोएट राइटर को याद आता है ना, वो कहती है कि मुझे उस बच्चे की याद आई कि जो इस मंदिर के पुजारी के बच्चे ने भगवान से प्रार्थना मांगी थी कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए। और आज 30 साल बाद जब मैं वापस आई हूँ तो पुजारी के वर्तमान पुजारी के बेटे के पैरों में जूते हैं, शायद ईश्वर ने इसकी प्रार्थना सुन ली है। फिर कहानी को राइटर आगे बढ़ाती है, कहती है परंतु उस पुजारी के बच्चे के पैरों में तो जूते हैं लेकिन बहुत सारे कूड़ा करकट बिनने वाले और भीख मांगने वाले बच्चों के पैरों में जूते नहीं हैं। और इन बिना नंगे पैर कूड़ा करकट बिनने वाले बच्चों के से परिचय मुझे कहाँ ले जाता है, सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है, दिल्ली से कुछ मील दूर है। और पोइट राइटर बताती हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध चालू हुआ, मतलब आप जानते हो ना पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया गया। तो लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भागकर चले आए थे भारत में। तो राइटर बताती है कि जो सीमापुरी में आकर बसे हुए लोग थे, ये जिनमें ये था साहिब था, ये लोग बांग्लादेश से ही आए थे। 1971 में ये लोग चले आए और सीमापुरी इलाका तब उजाड़ था, बीहड़ था, लेकिन अब तो उजाड़ है लेकिन बीहड़ नहीं, मतलब अब वहां बस्तियां हैं, टीन के और तिरपाल के बने तम्बू हैं। लगभग 10,000 लोग रहते हैं जहां पर न तो नालियों की सुविधा है न तो जल की सुविधा है, फिर भी लोग किसी तरह से जीवन बिताते हैं। और ये शरणार्थी ऐसे शरणार्थी है जहां इनको खाने पीने के लिए मिल जाता है वहीं अपना तंबू गाड़ लेते हैं। और राइटर कहती है कि मैं उन महिलाओं के पास गए और मैंने पूछा कि तुमने अपना घर क्यों छोड़ दिया। तो उन महिलाओं ने जवाब दिया कि
पहचान से ज्यादा जरूरी होता है पेट का भरना। अगर हम लोग अपने परिवार को भोजन खिला पाते हैं और बिना भूख से पेट दर्द किए सो पाते हैं, तो हम लोग उन हरे भरे खेतों के बीच अपने घरों में रहने के बजाय यहाँ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उन घरों ने ढाका या बांग्लादेश में जो मेरा घर था और जो खेत थे, उन्होंने मुझे खाने का अनाज नहीं दिया, क्योंकि नदी हर बार बेकार कर देती थी। फिर राइटर बताती है कि इन लोगों का नाम, ये लोग क्या थे, गैर कानूनी बाशिंदे थे। सही है, वो लोग बांग्लादेश से आए थे तो गैर कानूनी है ही। राइटर कहती है कि इनका नाम राशन कार्ड में चढ़ गया, राशन कार्ड में चढ़ गया तो इनको राशन मिल जाता था और मतदाता सूची में इनका नाम अंकित हो जाता था, जिससे वोट ये दे पाते थे, तो सरकार का भी काम चल जाता था, इसलिए इनसे कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। फिर कहानी को राइटर आगे बढ़ाती है और कहती है कि एक दिन फिर साहब मिलता है और मुझसे कहता है, कभी कभी कूड़े में मुझे 10 रुपए भी मिल जाते हैं, और ऐसा कहते उसके चेहरे पर चमक थी। तो राइटर कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपको कूड़े के ढेर में चांदी मिल जाए तो आप ढूंढना बंद नहीं करोगे, क्योंकि हमेशा ज्यादा पाने की लालच होती है। अच्छा, राइटर ऐसा क्यों कहती है? जैसे उस जमाने में 1971 में 10 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, तो राइटर ये कहती है कि आप लोग या हम लोग जो किताब को पढ़ रहे हैं, ये ना समझे कि बच्चा 10 रुपए पा गया तो फिर क्यों ढूंढने आता है, या वो दिन भर फिर क्यों ढूंढता है। ठीक, तो वही उसी के तर्क के लिए राइटर कहती है कि यदि आपको सोना मिल जाए, सॉरी चांदी मिल जाए, तो आप ढूंढना बंद नहीं करोगे और चांदी ढूंढने की कोशिश करोगे। फिर राइटर बताती है कि यहाँ इन तंबू में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कूड़ा बीनना क्या है, उत्तर जीविका है, जीविका का एक साधन है। ठीक, इनके घर पर छत भले टपक रही हो, छत में भले छेद हो, लेकिन कूड़ा बीनना इनके लिए इनकी धन है, संपदा है। और इन्हीं तंबुओं में बच्चे बड़े होते हैं और इनके अस्तित्व के भागीदार बनते हैं। किनके? अपने परिवार के अस्तित्व के भागीदार बनते हैं, इसलिए भी धीरे धीरे कूड़ा बीनना सीख जाते हैं। और राइटर कहती है, लेकिन बच्चों के लिए कूड़ा बीनना और बड़ों के लिए कूड़ा बीनना काम तो एक है, लेकिन दोनों काम को समझने का तरीका अलग अलग है। बच्चे इसको रोमांचकारी समझते हैं, रोमांचकारी कार्य समझते हैं। कूड़े के ढेर में जाएंगे, हटाएंगे तो नई नई चीजें मिलेंगी, उसके साथ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन जो बूढ़े हैं उनके लिए केवल एक ही मात्र साधन क्या है, आजीविका का। फिर राइटर आगे कहती है कि सर्दी की एक सुबह मैंने देखा कि टेनिस की जो बैरिकेटिंग है, बाउंड्री है, उसके पास खड़े होकर साहब ग्राउंड में टेनिस खेल रहे दो सफेद कपड़े पहने युवकों को दिखता है। अब राइटर जब उसके पास जाती है, धीरे से कहता है, मुझे ये खेल पसंद है और कभी कभी जब कोई नहीं रहता ना, तो यहाँ का जो पहरेदार है मुझे अंदर जाने देता है, मैं झूले पर बैठकर झूल लेता हूँ। फिर राइटर कहती है, मैंने ध्यान दिया साहेब जो था टेनिस के जूते पहने हुआ था और उसकी रंग उड़ी टी शर्ट और नेकर पर वो जूता बड़ा भद्दा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, और उन दोनों जूतों में से एक जूते में छेद था। और राइटर कहती है कि ये बिल्कुल सही, मैं समझ गई थी, ये कंफर्म था कि ये जूता किसी धनी लड़के ने पहनने से मना कर दिया। तब किसको मिला है? साहब को मिला है। फिर वो कहती है कि एक ऐसा बच्चा जिसने कभी जूता या चप्पल पहना ही नहीं, उसके लिए ये छेद हुए जूते भी क्या है, किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है। मतलब एक टूटा फूटा जूता ही मिल जाना किसी सपने को पूरा होने की किसी सपने के पूरा होने के बराबर है। फिर राइटर लास्ट पैराग्राफ में पहुंचती है, कहती है कि एक सुबह मैंने देखा जो साहब था एक स्टील का कनस्तर लिए दूध की दुकान पे जा रहा था। वो राइटर से कहता है कि मुझे आगे सड़क पर एक चाय की दुकान में काम मिल गया है, 800 रुपए महीने मिलते हैं और हर वक्त का खाना मिलता है। फिर राइटर कहती है, मैं उससे पूछती क्या तुम्हें काम पसंद है? उसके चेहरे से स्वतंत्रता, बेफिक्री और निश्चिंता का भाव गायब हो जाता है। मतलब राइटर ये बताना चाहती है कि जब वो कूड़ा बीनता था वो स्वतंत्र था, निश्चिंत था, बेफिक्र था, लेकिन अब ये तीनों चीजें उसके दिमाग से चली गई हैं। फिर राइटर अपना तर्क लगाती है और बताती है, ये जो कनस्तर था उसके कूड़ा बीनने वाले थैले से ज्यादा भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो कनस्तर किसका था? चाय बनाने वाले, चाय के दुकान में जो मालिक था उसका था, और वो बैग कूड़ा बीनने वाला किसका था? वो खुद किसका था? साहिब का था। और फिर लास्ट लाइन में कहती हैं कि शायद
साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। सही बात है, आप जब कहीं नौकरी करने लगे तो आप कहाँ खुद के मालिक रह पाओगे, वो जिसके अंडर आप नौकरी कर रहे हो उसके नौकर ही हो जाओगे। कुल मिला के बेटा कहानी यही खत्म हो जाती है। आप एक दो बार कहानी पढ़ लोगे तो शायद आप क्वेश्चन का आंसर आराम से कर पाओगे बेटा। थैंक यू, टेक केयर बेटा।